हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने हूँ विथ अ न्यू टॉपिक जो है कम्युनिकेशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो आज हम ये समझेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो क्या रोल प्ले करता है या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से जो है आप अपने मैसेज को अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, किस जरिए पहुंचाते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के अंदर। जब आपने एक्सटेंशन का जब मैंने आपको पहली क्लास दी थी उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमें कहीं पे एक डिज़ायर्ड चेंज लाना है तो हमें ये देखना है कि हमारे वहाँ की परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति को आप चेंज कैसे करेंगे, यानी कंडीशन को चेंज कैसे करेंगे। तो जब हम किसी को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, पहले अगर आपको ये लगता है कि मैम आपके इस पर्टिकुलर जगह पे आपको कोई जो है इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करते हैं, आप कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हमें लगता है कि हाँ भाई अब हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो कि एक लिंक होता है किसके बीच में, जो इंसान जहाँ से मैसेज जनरेट हो रहा है और जहाँ पे मैसेज पहुँच रहा है रिसीवर तक, उसके बीच के सारे प्रोसेसेस को आज हम इस क्लास में डील करेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली चीज से। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। तो कम्युनिकेशन जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से डिराइव किया गया है। ठीक है, कम्युनिस्ट से कम्युनिकेशन डिराइव किया विच मीन्स कॉमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस implies that when we communicate we are trying to establish commonality with someone through a message। ठीक है, जब आप अगर मैं आपसे एक कोई भी मैसेज मैं आपको सेंड कर रही हूँ तो हम दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ क्या है, ये सब्जेक्ट। मैं ये सब्जेक्ट का आपको डिटेल्स बता रही हूँ और आपको इस डिटेल की आवश्यकता है, तो हम दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये सब्जेक्ट है। मैं इसको पढ़ा रही हूँ और आप इसको सुन रहे हैं क्योंकि हम दोनों की म्यूचुअल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना, इस सब्जेक्ट को डिटेल से समझना ये आपकी रिक्वायरमेंट है और मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझा सकूं ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप दोनों, आप और आपके और मेरे बीच में कॉमन क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या कह रहा है कि हम कम्युनिकेट करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं कॉमनिटी, यानी कि कॉमननेस हम आपस में इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं विथ समवन थ्रू अ मैसेज, एक मैसेज के द्वारा। इट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सोर्स एंड अ रिसीवर tuned together for a particular message or a series of messages। ठीक है, तो एक रिसीवर और एक जो सेंडर है, जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर लिंक जो है हम बनाते हैं। ठीक है, विद अ सिंगल मैसेज ऑल्सो और विद अ सीरीज ऑफ मैसेजेस। ठीक है, अगर मैं आपको एक वर्ड कह के बता दूं या मैं आपको एक मैसेज देती हूँ कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बात भी हो सकती है। और फिर मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि हाँ आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, अपना इतना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करना है इस सब्जेक्ट पे, ये टॉपिक्स पे। तो ये सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो मैं आपके बीच में इस्टेब्लिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको यहाँ पे वेरियस साइंटिस्ट, ठीक है, और अलग अलग आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से कम्युनिकेशन को डिराइव किया, जो डिफाइन किया है। सिंक से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो ब्रूकर ने कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन करा था। तो डेफिनेशन गिवन बाय ब्रूकर वाज कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग दैट कैरीज अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि इनका कहना यह था कि कम्युनिकेशन वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें एक मतलब हो, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाया जा रहा हो, बस उसमें कोई मतलब होने की मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, उसको आप कम्युनिकेशन कहेंगे, ऐसा ब्रूकर ने 1949 में कहा था। ठीक है, तो अब लिगेंस जो है हमारे जेपी लिगेंस सर, ठीक है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इन्होंने क्या आपके डेफिनेशन दिया था कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडिया, facts, feeling or impression in way that each gain a common understanding of meaning, intent and use of message। तो इन्होंने थोड़ा उस चीज को इम्प्रूव किया, यानी कि थोड़ा और इलाबोरेट करके इसको बताया। तो इलाबोरेट करके इन्होंने क्या बोला कि कम्युनिकेशन वो तरीका है जिसमें एक से ज्यादा लोग
वो लोग, ठीक है, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन को आपस में शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि उन सबके बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन सके, ठीक है, और अपने इंटेंशंस मीनिंग दोनों को कंबाइन कर सके। ऐसा जो है लीगन सर ने कहा था 1961 में, ठीक है। अब अगला जो है रॉजर एंड शूमेकर 1971 के अंदर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर फ्रॉम अ सोर्स टू द रिसीवर, यानी कि एक सोर्स से रिसीवर तक मैसेज पहुंच गया, बस इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसा रॉजर और शूमेकर ने कहा था 1971 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेंडी बैन एंड हॉकिंग्स इन 1988, यानी कि एक और डेफिनेशन आपको मिली थी। देखिए आप ईयर वाइज देख रहे होंगे 49, 61, 71 एंड 88, ठीक है। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो डेफिनेशंस वेरियस साइंटिस्ट ने यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू चैनल्स विच एस्टैब्लिश कॉमन मीनिंग बिटवीन अ सोर्स एंड रिसीवर। तो अब यहाँ पे एक टर्म और यूज हुआ, चैनल, ठीक है। किस मीडियम से आप जो अपना मैसेज है अपने रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं, ये बोला था किसने, वेंडी बैन और हॉकिंग्स से 1988। अब जरा इस चीज को समझ लेते हैं कि मैं आपको कोई चीज कम्युनिकेट करूंगी, सब्जेक्ट की डिटेल्स कम्युनिकेट करूँ, तो मेरा चैनल क्या है। आई एम टीचिंग यू विद द ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड से अपने वीडियोस जो है आपको लाइव रिकॉर्ड करके, ये लाइव मोड में रिकॉर्ड करके आपको पहुंचा रही हूँ, ठीक है। आप लाइव ज्वाइन हो रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमें वो चीज़ कमेंट समझ में आ रहा है, हम कमेंट रीड कर रहे हैं, आपके हिसाब से उसका रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चैनल है, एक चैनल जो हमने चूज किया जिससे आप कन्वीनियंटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या है कि आप कहीं पे भी थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन योर होम, अपने घर में बैठ के सुकून से आप इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑनलाइन चैनल जो है मैंने यूज किया है आपको इस सब्जेक्ट की डिटेल्स बताने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फंक्शन समझ लीजिए, कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक फंक्शंस क्या क्या है। ओवरऑल द मेन फंक्शन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू चेंज और गाइड अदर पीपल्स बिहेवियर, यानी कि जो आपका मेजर फंक्शन क्या है। देखिए आप कोई भी चीज कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, मैं आपको क्यों ये चीज समझा रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट होता तो आप मुझे क्यों वो चीज कमेंट करेंगे, क्योंकि आप सामने वाले के बिहेवियर में या सामने वाले की प्रेजेंट सिचुएशन में कोई बदलाव चाहते हैं, इसलिए आप कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको ये टीच कर रही हूँ या आपको समझा रही हूँ, इस चैप्टर की नॉलेज दे रही हूँ ताकि आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये जो होता है सामने वाले के बिहेवियर, यानी कि पहले आपको नॉलेज कम थी, मैंने ये पढ़ा है, फिर आपकी नॉलेज इन्हांस हुई, आपने कमेंट किया, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ बच्चे को इस पॉइंट में डाउट है, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया, तो मेरे सिचुएशन में चेंज आया। तो सामने वाले के बिहेवियर में जो आप चेंज कर रहे होते हैं वो एक बेसिक फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। द बेसिक फंक्शन में भी कैटेगराइज्ड अंडर सच, या कुछ और आपके बेसिक फंक्शंस हैं जो आपके कम्युनिकेशन के अंदर स्टैब्लिश होते हैं। जैसे आपका कंट्रोल, पहला तो कंट्रोल, कम्युनिकेशन एक्ट्स टू कंट्रोल मेंबर्स बिहेवियर इन सेवरल वेज। ऑर्गेनाइजेशन हैव अथॉरिटी, हायरार्कीज एंड फॉर्मल गाइडलाइन दैट एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। अब देखिए कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल का मतलब ये है कि मैंने आपको एक सब्जेक्ट बताया, ठीक है, इस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ाना है, मैंने टाइमिंग सेट कर दी आपके लिए, कब कि मैंने आपको 7 बजे क्लास देनी, मैंने 7 बजे मैं लाइव आ गई, तो एक आपका जो कंट्रोल स्टैब्लिश होता है, मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, अथॉरिटी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। वहां पे आप क्लास में लाइव ज्वाइन हो, वहां पे आपने मुझे डाउट सेंड किए, और वो डाउट जब क्लास लाइव है, अगर उस वक्त आप डाउट मुझे बोलते हैं, मैं उस वक्त ही आपको क्लियर कर दूंगी। मे बी आफ्टर दैट टाइम आई विल नॉट बी फ्री, या फिर मैं मुझे समय नहीं मिला वो देखने का, तो वो चीज़ होती है कंट्रोल, यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में आपका कम्युनिकेशन चल सके, ये एक फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का। मोटिवेशन अगला जो आपका फंक्शन है, कम्युनिकेशन फॉस्टर मोटिवेशन बाय क्लैरिफाइंग द एम्प्लॉयज व्हाट इज टू बी डन, हाउ वेल दे आर डूइंग एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। यानी कि मोटिवेशन में आप क्या बताते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट ला सके। तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक कम्युनिकेशन का फीचर है, ठीक है, या फिर फंक्शन है। आगे चलते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन में क्या है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ रिलीज ऑफ द इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल नीड्स। अब जरा ये देखिए कि जब मैं, अगर एक एग्जांपल लीजिए, आप एक
अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे, ठीक है, आप एक कोई टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक काफी फनी है, काफी ह्यूमरस टॉपिक है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, आपका फ्रेंड उसने अपनी शक्ल पे मतलब शक्ल बिल्कुल पोकर फेस बना रखा है, बिल्कुल शक्ल पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है उसके, उसे समझ ही नहीं आ रही कि हाँ ये जोक है, यहाँ पे हंसना है, यहाँ पे क्या रिएक्शन देना। तो इसमें क्या होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वो जो है वो आपकी कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं वेटेज बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं स्माइल करके एक अच्छी तरह से बहुत ही स्वीटली आपको एक अच्छे एग्जाम्पल्स देके आपको एक चैप्टर समझाती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आता है, ठीक है। सिर्फ रीड आउट करके चले जाना, उसको डिटेल से समझाना नहीं, तो और या फिर आपके कुछ डाउट्स पे इरिटेट होना, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है वो बहुत मैटर करता है एक कम्युनिकेशन को वेटेज देने में, ठीक है। सही एक्सप्रेशन से ही आप एक पर्टिकुलर मैसेज को रिसीवर तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। Information. It provides the information that individual and group needs to make decision by transmitting the data to identify and evaluate alternative choices. तो बेसिक तो आपका यही फंक्शन है कि आप जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आप पहुंचाएं सामने वाले तक, ठीक है, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके, ठीक है। जब मैंने आपको एक स्टडी प्लान बताया, मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको पास की, अब इस इंफॉर्मेशन को सोच के अब आप अपना स्टडी प्लान तैयार करो कि भाई हाँ मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट रखना है, मेरे पास 1 महीने ही है हाथ में, मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, अदर अल्टरनेटिव एक्टिविटीज को मुझे कंट्रोल करना है ताकि मेरा जो मेन गोल है वो अचीव हो सके, ठीक है। तो ये चीज थी आपके, ये है आपके फंक्शंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन की क्या क्या प्रकार है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है कि आप खुद में जो चीजें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इज द वन दैट वी हैव विथ आवरसेल्फ, दैट इज द कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन आवर माइंड, ठीक है। कई एक बार ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग में कुछ चीजें सोच रहे होते हैं, ठीक है, हमें किसी ने कुछ कहा होता है या हमें लगता है कि हमें किसी को कुछ कहना चाहिए, और वो चीज हम अपने माइंड में जब एनालिसिस करते हैं, उसकी एनालिसिस जब हम अपने माइंड में कर रहे होते हैं, तो वो होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और रीडिंग न्यूज़पेपर, या अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा किताब पढ़ रहे हैं, तो आप उसको जो है वो बहुत धीरे धीरे पढ़ते, ठीक है, आपको, क्योंकि आप उसको पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आप उस चीज को दिमाग में जो होता है पिक्चराइज कर रहे होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है। एक जो कम्युनिकेशन होता है जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ, मेरे साथ कम से कम 10, 15, 20 बच्चे या प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, मैं उनको कोई चैप्टर समझा रही हूँ, तो ये क्या होता है इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। Continuous due to human nature, constant feedback between sender and receiver received in this process. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर ही आपको फीडबैक मिल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि जब मैं आपको पढ़ाया, आपका एग्जाम क्रैक होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने पढ़ाया, बच्चों को वो फ्रूटफुल हुआ, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। अगर मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई, आपके समझ नहीं आया, आपने कमेंट किया मैम मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया, तो वो मेरे लिए एक फीडबैक है कि मुझे आगे उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं आपका वर्बल कम्युनिकेशन। On an average, a person spends about 75% of activities time on communicating verbally, listening, speaking, reading and writing. यानी वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आप जो है बोल के, यानी कि बोल के आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप सुन रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे, लिसन कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, अब मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ और चीज़ें लिख रही हूँ, कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिख रही हूँ, तो ये सारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। इन अदर वर्ड्स, एंड एक्सटेंशन वर्कर्स You spend about 10 to 11 hours a day on verbal communication. यानी कि जब आप एक एक्सटेंशन एजेंट हैं, ठीक है, एक्सटेंशन एजेंट रूरल पीपल के पास जाता है, तो वो ये स्लाइड जाके पकड़ा के नहीं आ सकते, ऐसे स्लाइड लिया और उनके लैपटॉप में या उनको एक किताब पकड़ा के चले आए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहाँ जाते हैं आप, वहाँ जाके उनको बताते हैं, वो सुनते हैं, कुछ चीज़ें होती जो आपको और साधारण शब्दों में लिखना होता तो आप वो लिखते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं उन चीज़ों को। तो एक्सटेंशन एजेंट जो होता है वो अपना मैक्सिमम टाइम किस पे, वर्बल कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इंक्लूड्स द जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, मोमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं।
तो जब आप अपने फेस एक्सप्रेशन, अपने जेस्चर, यानी किस तरीके से आप उनको समझा रहे हैं, ठीक है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं जब आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, या उनको अगर आप एक फार्मर्स की एक पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कितना सीरियस आपको अपना रखना है, कितना लाइट आपको रहना है, किस जेस्चर यानी किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपके हैंड मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे किस में आते हैं, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है, which makes our communication more effective. It is also referred to as body language, यानी कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं आपसे जब बता रही हूँ तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, धीरे से आपको समझा रही हूँ, ठीक है, कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ प्रॉपर्ली समझ में आए, एग्जाम्पल्स अच्छे से देने की कोशिश कर रही हूँ, एक होता है ना कि एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको पढ़ाना, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें आती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपका कम्युनिकेशन का क्या इफेक्टिवनेस है, यानी कि कितना इफेक्टिव रहा आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। आपका रूटीन कम्युनिकेशन बेस क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन वर्कर कम्युनिकेट्स ऑन मेनी लेवल्स फॉर मेनी रीजंस विथ मेनी पीपल इन अ डे इन मेनी वेज, यानी कि एक एक्सटेंशन एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वजह से अलग अलग तरीकों से जो होता है वो कम्युनिकेशन उनसे कर रहे होते हैं, ठीक है। अ टिपिकल एक्सटेंशन वर्कर लाइक यू एन एवरेज डे और नॉर्मल डे मे कम्युनिकेट इन द फॉलोइंग वेज। अगर एक नॉर्मल एक्सटेंशन, अगर आप खुद को एक एक्सटेंशन एजेंट समझिए, ठीक है, देखिए जब भी आपको कोई चीज़ समझाई जाती है तो उसमें उसको आप खुद में पिक्चराइज कीजिए कि हाँ मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक एक्सटेंशन एजेंट हूँ, तो आप उस वक्त क्या करते हैं ये चीज़, क्योंकि देखिए जब आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है तो आपको क्या कहा जाता है, इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट एंड बिजनेस, ठीक है, ये कहा जाता है ना। तो आर्ट क्या होता है, खुद को उसमें ढाल लेना, ठीक है, तो आपको उसमें खुद को ढाल के फिर चीज़ों को समझना है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। पहला, यू रीच योर वर्क प्लेस एंड सी लेटर्स डिलीवर्ड। और रिटर्न कम्युनिकेशन, एक रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए आपने एक फील्ड डे एस्टैब्लिश किया है, यानी कि आपको फार्मर्स को बुलाना है एक फील्ड डे पे, तो आप क्या करते हैं, आप एक पैम्पलेट छपवाते हैं, वो आप पहुंचा देते हैं, तो आप एज ए एक्सटेंशन एजेंट क्या करेंगे, जाके देखेंगे कि वो सही जगह पे पहुंचा है या नहीं। अगर वो रिटर्न कम्युनिकेशन, कि अगर आपने एक रिटर्न कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया है जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो लिख के सामने वाले को पहुंचा रहे हैं, तो आप ये इंश्योर करेंगे कि वो रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो है वो जाके अपने रिसीवर तक पहुंची है या नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन आप बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीकों से कर रहे होते हैं, ठीक है। यू रिसीव पीपल इन ऑफिस हु कन्वे प्रोग्रेस ऑफ सम डेवलपमेंट वर्क और प्रॉब्लम। अगला क्या होगा, आप अगर स्पोकन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा कि आप अपने ऑफिस में, आप अगर आप एक एक्सटेंशन एजेंट हैं, अगर गांव के कुछ लोग आते हैं आपके पास और वो बताते हैं कि सर हमारे पास ये दिक्कतें हैं या हमारे में ये डेवलपमेंट हुई, हमने ये चीज़ एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अपने फील्ड में इनकॉर्पोरेट की, अपने फील्ड में लगाई और अब हमारी ये डेवलपमेंट है उसके अंदर, या हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये क्या होता है, एक स्पोकन कम्युनिकेशन है जो आप वहाँ पे जाके आपके फार्मर से या अपने जो भी रिसीवर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करके लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है, you enter your superior's room, greet first and submit data and report, both written and spoken communication, ठीक है। तो पहले देखिए रिटर्न था, दूसरा स्पोकन था, अब तीसरा क्या, स्पोकन एंड रिटर्न। अब क्या होता है कि आपने जो है फील्ड डे कराया, फार्मर्स फील्ड डे पे आए, उन्होंने वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अप्लाई की, वो आपके ऑफिस में आते हैं, अपनी प्रॉब्लम से अपनी जो भी डेवलपमेंट है वो आपको बताते हैं, ये क्या हो गया आपका स्पोकन कम्युनिकेशन। अब क्या होगा, अब आपके ऊपर भी तो हेड है कोई, जो एक्सटेंशन एजेंट है उसका भी कोई हेड है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर रिपोर्ट को जो है वो जाके अपने हेड को बोलता है, ठीक है। एक नॉर्मल जेस्चर होता है, एक मैनर्स होते हैं, क्या जब आप सामने वालों को एज एन ऑनर ग्रीट करो, जब भी आप अपने सीनियर से मिल रहे होते हैं, अपने प्रोफेसर से मिल रहे होते हैं, अपने डीन से मिल रहे होते हैं, एचओडी से मिल रहे होते हैं, आप पहले जाके क्या कहते हैं, पहले आप उनको ग्रीट करते हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हाँ अकॉर्डिंग टू द टाइम, और उसके बाद जो है आप अपना काम वहाँ पे पहुँचाते हैं, अपनी रिपोर्ट उन्हें देते हैं। तो वो क्या होता है कि पहले आप जाइए, उन्हें ग्रीट कीजिए और फिर उनसे बोलिए कि हाँ सर ये पर्टिकुलर चीज़ें, ये मैंने स्टैटिस्टिक्स तैयार कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसको इवेलुएट कर दीजिए, या फिर जो भी उनको जो उनका रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो लेंगे, ठीक है। Along with your colleagues and people, you participate in a meeting called by higher official to review the progress of development at a work. ये क्या है, ये आपका ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके जो है सीनियर्स, आपके ऑफिशियल्स यानी कि हेड क्या करते हैं, एक
सेमिनार या एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वेरियस अलग अलग सेक्टर्स के एक्सटेंशन एजेंट्स जो होते हैं वो आते हैं, सेमिनार कंडक्ट होता है, वहाँ पे डिस्कस होता है कि हाँ अब हमें क्या और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, तो वो क्या होता है, वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो रिटन, स्पोकन एंड रिटन एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, ये क्या है, आपका रूटीन कम्युनिकेशन वे है एक एक्सटेंशन एजेंट के तौर पे। अगर आप कम्युनिकेशन एक्सटेंशन एजेंट एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो आपका ये सीरीज होते हैं जिस तरह से आप जो है अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जरा हम समझ लेते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके कुछ मॉडल्स थे कम्युनिकेशन के, यानी कम्युनिकेशन जो है वो कैसे एक स्पीकर से रिसीवर तक पहुंच रहा है, तो वो उनके कुछ मॉडल्स वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थे। तो पहला जो है वो एरिस्टोटल मॉडल है। ठीक है, आपका एरिस्टोटल मॉडल में क्या था, इसमें 3 स्टेप्स थे, यानी कि स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। ये आपके एरिस्टोटल सर हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए कम्युनिकेशन हैज 3 इंग्रेडिएंट्स, स्पीकर, द पर्सन हु स्पीक, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई, स्पीकर हो गई। स्पीच, द स्पीच दैट द इंडिविजुअल प्रोड्यूस, यानी कि मैं आपको समझा रही हूँ, वो हो गया स्पीच। ऑडियंस, द पर्सन हु लिसन टू द स्पीकर्स एंड स्पीच ऑडियंस। ठीक है, तो क्या जो मैंने आपको स्पीच बताया, मैंने आपको एक चीज़ें समझा रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आप क्या हो गए, आप हो गए ऑडियंस। तो 3 इंग्रेडिएंट जो थे वो आपके एरिस्टोटल मॉडल के अंदर थे। ठीक है, अगला जो मॉडल था शैनन और वीवर्स मॉडल था, जो 1949 के अंदर आपको लाया गया। इसके अंदर क्या था आपका, ठीक है, आपका सेंडर था, ठीक है, इनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर, और ये जो रिसीवर है इससे आपको फीडबैक वापस मिल रहा था। ठीक है, तो यहां देखिए सेंडर, ठीक है, मैंने एक मैसेज आपको भेजा, ठीक है, वाया चैनल, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ठीक है, और अब मैंने भेजा इन एक तरीके से, मैंने इंग्लिश में बोला या हिंदी में बोला, तो मैंने अपने तरीके से आपको भेजा। ठीक है, वाया दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और रिसीवर ने उसको लिया और उसको समझा, यानी जो मैं आपको बता रही हूँ उसको समझ में आ गया, यानी उसने डिकोड कर लिया। ठीक है, जो मैं उनको समझाना चाहती तो वो उसने डिकोड किया रिसीवर ने, और उसके बाद जब उसने पूरी इंफॉर्मेशन उसे समझ में आ गई फिर उसने अपना फीडबैक दिया। ठीक है, तो फीडबैक हमें वापस मिलता है, आप कमेंट करते हैं, ठीक है, या आपकी क्लास लाइव चल रही है या फिर आप पर्सनल कॉल करते हैं या मैसेज पुट ऑन करते हैं, तो वो आपके फीडबैक आप देते हैं। और बीच में जो चैनल्स हैं उसमें आपके वेरियस डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे हो सकता है कि अभी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा रही हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हो सकते हैं, या वॉइस ग्लिच हो, ठीक है, या अदर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके बैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका शैनन और वीवर्स मॉडल के अंदर आप देखेंगे सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर, और रिसीवर से आपको फीडबैक मिल रहा है टू द सेंडर। ठीक है, तो आपका बर्लोस का मॉडल 1960 के अंदर, ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन अराइज कर लेता है, SMCR मॉडल वॉज गिवन बाय हुम, यानी कि SMCR मॉडल किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा बर्लोस। अब बर्लोस के मॉडल के अंदर क्या था, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, SMCR। ठीक है, सोर्स ने एक मैसेज भेजा इनकोड करके, ठीक है, वाया अ चैनल, और रिसीवर ने इसको डिकोड किया। अब यहाँ देखिए सोर्स का क्या, कम्युनिकेशन स्किल, उसका एटीट्यूड, उसका नॉलेज, उसका सोशल सिस्टम, उसका कल्चर, यानी कि मैं आपको कैसे बता रही हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, मैं ठीक से समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या है, यानी कि मैं किस तरीके से आपको समझा रही हूँ, वो मेरा नॉलेज कितना है, ठीक है, वो चीज़ें, सोशल सिस्टम और कल्चर, ये सारे चीज़ें जो है एक जो सोर्स, यानी कि जो आपको मैसेज पहुँचा रहा है उसकी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है, वो एक फॉर्म में मैसेज आपको दे रहा होता है। ठीक है, इनकोड करके एक मैसेज आपको पहुँचाया गया वाया अ चैनल, मैसेज के अंदर क्या आपका कंटेंट्स आ जाएंगे, एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोड। अब मैसेज का क्या है कि मैंने आपको एक मैसेज पहुंचाया, जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, कंटेंट कैसा है, इसमें हर एक पॉइंट्स को इलेबोरेट करके मैंने लिखा है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर कि आपको इसमें आपको पिक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, आपको इसमें जो है ग्राफ्स प्रोवाइड किया, फ्लो चार्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है,
ट्रीटमेंट यानी कि किस तरीके से मैं आपको इसको पहुंचा रही हूँ, ठीक है, वाया ऑनलाइन मोड, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ। एक फ्लो चार्ट से इंसान जितना एक रिटन लैंग्वेज, अगर ये चीज़ मैं लिख देती, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस पिक्चर को से समझ रहे हैं, तो पिक्चर ऐड करने से यानी कि मैंने मैसेज को इम्प्रूव कर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाया है, ठीक है। स्ट्रक्चर और कोड यानी कि ये सारे जो मैसेज की चीज़ें, और ये वाया चैनल यानी कि हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, यानी कि ये जो आप ये चैनल है, इसमें क्या आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल होते हैं जिसके थ्रू आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। और डिकोड यानी रिसीवर कैसे कर रहा है, रिसीवर के कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर। अब जरा ये सोचिए कि रिसीवर आप हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं। अगर मैं ये सारे चैप्टर्स एक फार्मर को समझा रही होती या उसको समझा रही होती जिसको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या उसको वो इसको डिकोड कर पाता, क्या वो इसको समझ पाता जो मैं उसको समझाना चाहती हूँ? ये मैं आपको समझा सकती हूँ बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। यानी कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा मैसेज किस सोर्स को, यानी कौन से सोर्स से कौन सा रिसीवर तक पहुँचा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपका रिसीवर का भी कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो रिसीवर का नॉलेज है, उसका एटीट्यूड है या उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मैच नहीं करेगा, तो क्या आपका ये जो कम्युनिकेशन का पूरा जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वो इनको डिकोड ही नहीं कर पाया कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें। अगला मॉडल क्या है? सैक्रम्स मॉडल इन 1961। सैक्रम्स मॉडल में क्या था कि आपका सोर्स था इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर एंड डेस्टिनेशन। ये आपका सैक्रम मॉडल के अंदर था। तो आपका जो सोर्स, इनकोडर जो और सिग्नल जो था, ये आपके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से था, ठीक है। और इसमें देखिए कि आपके दो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि दो अलग अलग एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो आपस में कोइंसाइड करते हैं वाया अ सिग्नल, ठीक है। तो ये सोर्स जो था, इसमें सोर्स, इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर और डेस्टिनेशन ये दिया गया था। तो ये जो ये मॉडल जो था वो सैक्रम्स मॉडल इन 1961 के अंदर दिया गया था, ठीक है। अब लीगन्स का मॉडल देखते हैं। लीगन्स के मॉडल में आपके 6 एलिमेंट्स जो थे वो दिए गए थे। क्या था आपका? कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपके मेजर एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के अंदर। आप जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो ये सारों को आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। यानी कि कम्युनिकेटर, उसने एक मैसेज दिया वाया चैनल, उसको ट्रीट किया, ऑडियंस तक पहुंचा, उनका रेस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो ये आपका लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, ठीक है, जो कि आपको कब दिया गया? 1963 के अंदर दिया गया। सिक्स्थ मॉडल कौन सा था? रॉजर एंड शूमेकर्स मॉडल इन 1971। 1971 के अंदर आपका रॉजर्स एंड शूमेकर ने एक आपका मॉडल दिया जिसके अंदर आपका सोर्स था, मैसेज था, चैनल था, रिसीवर था, इफेक्ट था और उसका फीडबैक था। और सोर्स और मैसेज के बीच में आपका जो एक स्टेप जिसको आप इनकोडिंग कहते हैं, रिसीवर और इफेक्ट के बीच में जो आपका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो डिकोडिंग है। और इफेक्ट का मतलब ये क्या? यानी कि रिसीवर ने उसको समझा, उसका क्या इफेक्ट हुआ, उस इफेक्ट से जो फीडबैक हुआ वो आप सोर्स तक पहुंचा रहे हैं। ये जो मॉडल था ये रोजर एंड शूमेकर्स मॉडल था जो कि दिया गया था 1971 के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, यानी कि कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व 6 की एलिमेंट। पहला, अ स्किलफुल कम्युनिकेटर, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, ये पूरे एक सीरीज में मैंने लिख दिया है सारे एलिमेंट्स को, ताकि वो आप उनके बीच का रिलेशन जो है वो समझ सकें, ठीक है। तो क्या है? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व 6 की एलिमेंट्स। पहला, अ स्किलफुल कम्युनिकेटर, ठीक है, सेंडिंग ए यूजफुल मैसेज थ्रू अ प्रॉपर चैनल्स, effectively treated to an appropriate audience to evoke the desired response। यानी कि मैं एज अ कम्युनिकेटर आपका मैसेज यानी कि आपका ये सब्जेक्ट आपको एक चैनल यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको अच्छे से ट्रीट कर, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आप तक यानी आप से स्टूडेंट्स, ऑडियंस उन तक पहुंचा रही हूँ ताकि आपका जो है प्रॉपर रेस्पॉन्स मुझे मिल सके। तो ये जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को समझेंगे। पहला एलिमेंट क्या है? द कम्युनिकेटर। तो कम्युनिकेटर क्या है? दिस इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑपरेशन। ही इज द सोर्स और द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज
He is the first to give expression to message intended to reach an audience in a manner that result is correct interpretation and desirable response. यानी कि मैं एज अ कम्युनिकेटर, मैंने अपने मैसेज को, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा पहला, यानी कि मैं वो पहली सोर्स हूँ जिसकी ये जिम्मेदारी है कि सही तरीके से मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुँच सके, ठीक है। अब जरा देखिए, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द मैसेज ऑब्जेक्टिव एंड द ऑडियंस, यानी कि मुझे जो है मेरे इस जो भी मैसेज में आपको पहुंचा रही हूँ उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ऑडियंस के बारे में मुझे पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा वो मेरे पास क्लियर होना। 3 चीज़ें, नॉलेज, ऑब्जेक्टिव एंड ऑडियंस, यानी कि मैं ये चीज़ जो है वो 10th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, 5 क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, या फिर इलिटरेट्स को नहीं पढ़ा रही हूँ, या फिर कोई ऐसा जो इस फील्ड से है नहीं उसको अगर मैं ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ तो ये मेरे कम्युनिकेशन को क्या पॉजिटिवली लेके जाएगा? नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं अपने मैसेज के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखूँ, ठीक है। सही ऑब्जेक्टिव, यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको ये चैप्टर समझ में आता कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम के में बैठे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हैं, ठीक है। और ऑडियंस, यानी कि आप जिसको इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पीपल शुड हैव फेथ ऑन कम्युनिकेटर, ठीक है, यानी कि आपको देखिए भरोसा जो होता है ना, देखिए आप जब भी किसी के अंडर स्टडी कर रहे हैं तो एक फेथ जो होता है ना, कि ट्रस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो होता है आपका इम्पॉर्टेंट होता है कि हाँ मेरे, जब कहीं ना कहीं अगर आप अपने टीचर्स पे या अपने हेड पे अगर आप डाउट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। अगर आपको हमेशा लगेगा कि नहीं आपके कम्युनिकेटर या आपके प्रोफेसर आपको ठीक से नहीं पढ़ाते हैं तो वो चीज़ आपकी मेंटालिटी बन जाएगी, ठीक है। तो एक जो होता है फेथ होना चाहिए अपने कम्युनिकेटर के ऊपर, ठीक है। ही शुड हैव इंटरेस्ट इन हिज ऑडियंस एंड देयर वेलफेयर। अब जरा देखिए, आपको मेरे पे ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? जब मुझे आपकी भलाई के लिए, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि मैम हमें हिंदी में भी बता दीजिए, और मैं ये कहूँ कि नहीं भैया मैं हिंदी में नहीं बताऊंगी, मैंने इंग्लिश में पीपीटी प्रिपेयर करी, तुम्हें समझ में आता तो समझो वरना अपना देख लो, तो क्या ये मेरा सही बिहेवियर है? नहीं। तो इसलिए तो मुझे अपने ऑडियंस के रेस्पॉन्सेज में जो होता है वो इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे अपने ऑडियंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा ऑडियंस क्या चाहता है मुझसे, मुझे उस पर जो है फोकस करना चाहिए। तो इसी चीज़ से तो आपका फेथ डेवलप होगा कि हाँ मैंने मैम को कहा था कि मैम आप हिंदी में बता दिए कि तो मैम ने हिंदी में बताया, मैम को कहते मैम आप ये टॉपिक को आप वापस समझा दीजिए तो मैम ने वापस समझाया, मैंने एक डाउट 2 बार पूछा तो मैम ने 2 बार बताया। तो ये चीज़ें होती है, इससे आपका क्या फेथ डेवलप होता है अपने कम्युनिकेटर के ऊपर, ठीक है। ही शुड सेलेक्ट एंड ट्रीट द मैसेज प्रॉपरली, यानी कि जो भी मैसेज मैं आपको दे रही हूँ सही तरीके से आपको पहुंचाऊं, ठीक है। आपको जो है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना करूं, ठीक है। आपको ये ना कहूं कि अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, 2-4 लाइन पढ़ लो, अरे सबका एग्जाम क्रैक हो जाता है, 1 पॉइंट तुम छोड़ भी सकते हो। अगर ये इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ तो ये गलत तरीका हुआ है ना। हर एक टॉपिक की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, आपको नहीं पता कि एग्जामिनर को कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए कम्युनिकेटर के अंदर जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। क्या है? पर्सन इन एनी सोशल सिस्टम साउट आउट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन जनरल और स्पेसिफिक टॉपिक इज। तो ये जो होता है कि उसको आप क्या कहते हैं, की कम्युनिकेटर या फिर ओपिनियन लीडरशिप, ठीक है। अगर एक इंसान, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक जनरल टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन और एडवाइस दे रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, की कम्युनिकेटर कह रहे हैं या फिर ओपिनियन लीडरशिप कह रहे हैं, यानी कि वो आपको एक एडवाइस दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे रही हूँ कि आपको ये पढ़ना चाहिए, और मैंने आपको कुछ और नहीं समझाया, बस मैंने अपने ओपिनियन आपको समझाया कि आपको इतने डिटेल से पढ़ना चाहिए। ये एक पॉजिटिव एडवाइस है आपके लिए। तो अगर ऐसा कोई कम्युनिकेटर होता तो उसको क्या कहते हैं, की कम्युनिकेटर कहते हैं या फिर ओपिनियन लीडरशिप उसको कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ की कम्युनिकेटर इज सोशियोमेट्रिक, सेल्फ डेजिग्नेशन टेक्निक एंड इंफॉर्मेशन रेटिंग। तो आपका जो कम्युनिकेटर का जो की होता है, यानी कि जो उसका की आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है, यानी कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो सोशियोमेट्रिक होना चाहिए, सेल्फ डेजिग्नेशन टेक्निक होना चाहिए एंड इंफॉर्मेशन रेटिंग होना चाहिए, ठीक है। The method in which the members of the social system are asked to name the person to whom they are going to advise and inform on a particular topic is, ठीक है। तो सोशियोमेट्रिक क्या है, सोशियोमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि एक जो सोशल सिस्टम के अंदर आप किसको वो एडवाइस देना चाहते हैं, आप किसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक एडवाइस को, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो आप या फिर उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अगर मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि मुझे MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट को ही पढ़ाना है तो मैंने एक शॉर्टलिस्ट कर लिया कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगी और इन बच्चों को ही एडवाइस दूंगी। तो ये क्या है, सोशियोमेट्रिक
मेथड हो गया कम्युनिकेटर का, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ चॉइस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी सोशियोग्राम से जो होता है, एक सोशियोग्राम जो होता है वो ग्राफ होता है जिससे आप जो है आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि आप कैसे अपने जो ऑडियंस है उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। द मेथड इन विच सम मेंबर ऑफ अ सोशल सिस्टम आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड आस्क्ड टू डेजिग्नेट पर्सन गिविंग एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर और पर्टिकुलर टॉपिक इज, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर आपकी क्लास इन जनरल लगाई गई होती है, कोई ऐसा टॉपिक जो जनरली आपके लिए रिक्वायर्ड है, अगर एक मोटिवेशनल सेशन होता है, ठीक है, आप कहीं जाते हैं एक मोटिवेशनल सेशन होता है, तो उस सेशन में रैंडमली आप लोगों को पिक करते हैं, क्योंकि हर इंसान को एक मोटिवेशन पॉइंट की आवश्यकता होती है। हर इंसान अपने लाइफ में किसी टाइम पे लो फील कर रहा होता है या उसको कंफ्यूजन होती है, डायलेमा में होता है, ठीक है। तो जब आप एक पर्टिकुलर इंसान को रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं जस्ट टू गिव हिम एडवाइस, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि एक मोटिवेशनल सेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं, एक सेमिनार में जाते हैं जहाँ पे कोई अपना जो होता है सक्सेस स्टोरी आपको बता रहा होता है या फिर अपने जो लिविंग एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा होता है, तो वहाँ पे जो होता है आप जो सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस होता है वो रैंडमली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन रेटिंग होता है। द मेथड इन विच ईच सिलेक्टेड पर्सन इज आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन डेजिग्नेटेड डिटरमाइन द डिग्री ऑफ विच ही परसीव्ड हिमसेल्फ टू बी अ की कम्युनिकेटर इज, यानी कि सेल्फ डेजिग्नेटिंग मेथड, यानी कि आप जो है अगर मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है, अगर मैं एडवाइस आपको दे रही हूँ तो मैं आपको एडवाइस देने के लायक तभी हूँ जब मैंने उस चीज़ को फेस किया हुआ है या फिर मैंने उसमें सक्सेस अचीव करी हुई है। तो मैं खुद को तभी आपको, देखिए हर इंसान आपको एडवाइस नहीं दे सकता या खुद आप हर इंसान की एडवाइस को मानेंगे भी नहीं। सामने वाले की एक जो होता है रिकॉग्निशन होती है, एक जो इंसान ने अगर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करी है, अगर उस सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट रह चुका है, ठीक है, तो ही वो आपको अच्छी तरीके से बता सकता है कि हाँ इस चीज़ को आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को आप इतना सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ डेजिग्नेटिंग मेथड, ठीक है। अगला क्या है आपका, अगला है आपका मैसेज, ठीक है। तो मैसेज क्या होता है, अ मैसेज इज द इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेटर विशेस हिज ऑडियंस टू रिसीव, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड एक्ट अपॉन, यानी मैसेज वो चीज़ होती है जो आप अपने ऑडियंस को दे रहे हैं, यानी कि मैं आपको ये सब्जेक्ट समझा रही हूँ तो मैं ये सब्जेक्ट आपको समझा सकूँ, ठीक है, आपके समझ में आ सके और आप एग्जाम जो है वो इजीली क्रैक कर सके, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। मैसेज फॉर एग्जाम्पल में कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट एग्रीकल्चर, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ एक्शन बीइंग टेकन एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैसेज जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो सकती है, आपकी मोटिवेशनल हो सकती है, तो ये सारे आपके मैसेजेस हो सकते हैं। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू ट्रांसमिट यूजफुल मैसेज सो दैट ऑल रिसीवर्स अंडरस्टैंड क्लियरली एंड सक्सेसफुली। तो मैसेज का क्या होता है कि मैसेज जो मैं आपको पहुंचा रही हूँ आप सही तरीके से समझ जाए, आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आए, सब सही तरीके से आप तक पहुंच जाए, ये जो आपका की ऑब्जेक्टिव होता है एक कम्युनिकेशन के अंदर। डायमेंशंस ऑफ मैसेज ये किसने दिया था, आपके वेरियस डायमेंशन होते हैं मैसेज के अंदर, ठीक है। तो ये डायमेंशंस ऑफ मैसेज ये किसने दिया था, बर्लो ने दिया था, ठीक है। बर्लो जो साइंटिस्ट है उन्होंने आपके डायमेंशंस ऑफ मैसेजेस जो है वो दिया था। इसमें क्या है, आपके डायमेंशन क्या क्या है, आपका मैसेज का कोड, मैसेज का कंटेंट, मैसेज की ट्रीटमेंट। अब जरा सुनिए कि मैसेज का कोड क्या है, ठीक है। मैसेज का कोड मतलब कि मैंने आपको इसको इंग्लिश में दिया, ठीक है, या फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के मैसेज में या फिर इसको एक पिक्चर या एक वीडियो के फॉर्म में आपको, तो वो कोड है, यानी इस कोड में मैंने मैसेज को आपको, यानी किस फॉर्म में मैं मैसेज को आपको दे रही हूँ, ठीक है। मैसेज का कंटेंट यानी कि उसके अंदर मैं क्या क्या आपको बता रही हूँ। अगर मैंने एक कम्युनिकेशन एक्सचेंज एजुकेशन स्टार्ट किया है तो मैं इसमें क्या क्या बता रही हूँ कि इसके फादर कौन थे, इसके क्या क्या मॉडल्स थे, इसके वेरियस डेफिनेशन क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके फंक्शन क्या है, तो ये सारे कंटेंट का पार्ट है। ट्रीटमेंट क्या है, मैसेज का ट्रीटमेंट मतलब कि मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, पिक्चर्स ऐड कर रही हूँ और इसमें फ्लो चार्ट्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आपके वेरियस हाईलाइटेड पॉइंट्स ऐड करें जो आपके ज़रूरी है, उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है मैंने, ताकि आपको जब आप पढ़ें तो आप समझ सके कि ये पॉइंट जो है वो हाईलाइटेड है, यानी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये क्या होता है, एक मैसेज का ट्रीटमेंट होता है कि किस ताकि आपका जब रिसीवर उसको ले तो उसको समझने में थोड़ी आसानी हो सके, ठीक है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैसेज, यानी कि मैसेज का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, टाइमलीनेस, ठीक है, स्पेसिफिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये तीन आपके जो मैसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। क्या इन
लाइन विथ मेंटल, सोशो इकोनॉमिक एंड फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस। यानी कि जो भी मैसेज मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप जो भी मैसेज मैं अपने ऑडियंस को दे रही हूँ, उसमें क्या है कि उसकी मेंटल, सोशो इकोनॉमिक एंड फिजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको लेने के लिए। यानी कि मैं ये चीज़ उसी इंसान को पढ़ा सकती हूँ जो इंसान ग्रेजुएट हो चुका है, या जो एग्रीकल्चर की फील्ड का है, या वो उसके एक सर्टेन एज तक, ठीक है। मैं इसको एक छोटे बच्चों को नहीं समझा सकती, या फिर एक मैथ्स के स्टूडेंट को नहीं समझा सकती, ये मैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को समझाऊंगी, क्योंकि उसने इस चीज़ को, उसको उसकी एक कैपेबिलिटी है कि वो ये चीज़ें समझ सके, ठीक है। अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट या फिर एक कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे को समझा रहे हैं, या फिर एक आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे को समझा रहे हैं, तो शायद उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी इस सब चीज़ों को समझने में, ठीक है। रिलेट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल नीड, इंटरेस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपका सोशल इंटरेस्ट, वैल्यू क्या है, ऑडियंस की नीड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की, सामने वाला क्या चाहता है, ठीक है। अगर आप कोई भी मैसेज अगर आप सामने वाले को दे रहे हैं जो उसके नीड है, यानी कि उसके इंटरेस्ट के बाहर है, तो क्या वो अपना समय लगाएगा आपके मैसेज पे? आपकी मेहनत तो ज़ाया हो रही है, आप एक गलत ऑडियंस को अपना मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक, फैक्चुअल, करेक्ट एंड नो इररिलेवेंट मटेरियल शुड बी इंक्लूडेड। आप ज़रा मैसेज में ये समझ लीजिए कि आपके मैसेज जो होते हैं वो शॉर्ट एंड स्पेसिफिक होने चाहिए, दुनिया भर की कहानी लिखी हुई चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्पेसिफिक मैसेजेस जो होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, और इररिलेवेंट एग्जांपल्स या इररिलेवेंट कंटेंट जो है वो आप अपने मैसेज में नहीं डालेंगे, ठीक है। टाइमली, स्पेशली व्हेन सीजनल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड इश्यूज आर करंट, ठीक है। अब जरा ये समझिए कि अगर मैं आपके एक एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई, ठीक है, अब मुझे आपको अपडेट करना है कि हाँ आपकी एक एग्रीकल्चर जॉब की वैकेंसी आई। अब मैं आपको तब अपडेट करती हूँ जबकि फॉर्म फिलिंग की टाइमिंग खत्म हो चुकी है, तो क्या ये मैसेज रेलिवेंट होगा आपके लिए? नहीं, ये मैसेज रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि मैम आपने हमें मैसेज दिया तो, पर क्या सही समय पे दिया? नहीं, क्योंकि अब मैसेज मिलके भी क्या करेगा, अब तो बच्चा फॉर्म भर नहीं सकता, ठीक है। तो सही समय पे देना ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्टेड बाय द फैक्चुअल मटेरियल कवरिंग बोथ साइड ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें, यानी कि मैं अगर एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एग्रीकल्चर वैकेंसी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो क्या आप उसमें, अगर आपका एक वीडियो आता है, आपका एक वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आता है कि एग्रीकल्चर वैकेंसी इन FCI, ठीक है, तो क्या वो स्टूडेंट जो उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं, वो क्या उस वीडियो को देखेगा? नहीं देखेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट टू द चैनल सिलेक्टेड, यानी कि प्रॉपर चैनल जो होता है वो उसके लिए प्रॉपर होना चाहिए मैसेज, ठीक है। अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव टू द ऑडियंस हैविंग यूटिलिटी इमीडिएट यूज, ठीक है। आप जो अपना मैसेज दे रहे हैं उसको प्रॉपरली ट्रीट करके उस तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अगर आप एक सोचिए कि आप एक छोटे से पेपर में आप कोई चीज़ लिख के सामने वाले को पकड़ा देते हैं, और एक मैसेज को आप वाया वीडियो एंड उसको समझा के उसको बता रहे हैं, तो दोनों का इफेक्टिवनेस जो होता है वो अलग अलग होगा, है ना। एप्लीकेबल, ऑडियंस कैन अप्लाई रिकमेंडेशन, यानी कि एप्लीकेबल क्या है कि जो आप मैसेज उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऑडियंस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सके, ऐसा आपको रखना है, ठीक है। अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव, एडिक्वेट, कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इन इफेक्टिव प्रोपोर्शन, यानी कि जो आपका मैसेज है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। यानी कि आपको एक होता है ना कि अगर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, ठीक है, तो आप बोले हैं कि आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप जितने भी लोग हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपका कंपटीशन कम है, आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है, तो एक तरीका होता है जिस तरीके से आप अपने मैसेज को भेज रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। मैनेजेबल, कैन बी हैंडल्ड बाय द कम्युनिकेटर एंड विद इन द लिमिट ऑफ टाइम, यानी कि जितना मैसेज आप दे रहे हैं, ठीक है, आपके मैसेज की लेंथ कितनी है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। एक जो कम्युनिकेटर है अगर उसने सोच लिया कि आज तो मैं पूरा का पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन ही ख़त्म कर दूंगा, क्या ये संभव है? तो आप उतना ही कंटेंट रखें जितना कंटेंट आप इफेक्टिवली अपने जो है ऑडियंस को समझा सकें, ठीक है, तो ही वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आप जो कम्युनिकेटर है वो भी अपने एनर्जी वेस्ट कर रहा है, और जो ऑडियंस होगा वो एक समय तक तो आपके साथ होगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो एक जो मैनेजेबल कंटेंट जो है वो आप रखेंगे कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अगला क्या है? चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी किस मीडियम से जो है आप अपना जो मैसेज है उसको फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। चैनल्स आर द फिजिकल ब्रिज बिटवीन यू एंड योर बेनिफिशियरीज, यानी कि मैं और मेरे बेनिफिशियरीज कौन है? मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये एक ब्रिज है, यानी कि किस तरीके से मैं आपको पहुंचा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, आपने इस कोर्स में इनरोल किया है, ठीक है, तो आपको ये वीडियो मिल रही है, तो ये एक चैनल है, ठीक। अ चैनल में बी
एनीथिंग यूज्ड बाय सेंडर टू मैसेज टू कनेक्ट देम विद इन इंटेंडेड रिसीवर्स, ठीक है। मैनी ऑब्स्ट्रक्शन कैन एंटर अ चैनल, यानी कि आपके चैनल, मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, बहुत सारे आपके ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि डिफिकल्टीज या फिर बैरियर्स वो क्रिएट हो सकते हैं हमारे चैनल यानी कि हमारे कम्युनिकेशन के बीच में। दे आर ऑफन कॉल्ड एज नॉइज, सम ऑब्स्ट्रक्शन दैट प्रिवेंट द मैसेज फ्रॉम बीइंग हर्ड बाय और बाय कैरिड बाय क्लियरली ओवर द ऑडियंस। अगर आप ये समझिए कि हो सकता है जब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम है, या फिर माइक सही से सेट नहीं है, या मेरी आवाज़ धीमी जा रही है, ठीक है, तो क्या वो, या फिर मैं जिस जगह पे पढ़ा रही हूँ वहाँ पे एक्सटर्नल वॉइस इतनी ज़्यादा है कि मेरी वॉइस आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रही है, तो ये सारे बैरियर्स जो होते हैं वो आपके चैनल में क्रिएट हो जाते हैं। नॉइस इमर्ज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्स एंड कॉजेज। पहला आपका फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेटर टू हैंडल द चैनल सक्सेसफुली, जैसे कि मैं सही तरीके से अपना चैनल यूज़ नहीं कर पाऊँ, ठीक है, अगर मुझे नहीं पता कि मुझे कब इसको ज्वाइन करना है, मेरा कैमरा सही से सेट है या नहीं, मेरे जो पिक्चर्स है वो सही से दिख रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो कम्युनिकेटर के साइड से। फेलियर टू सेलेक्ट चैनल अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मैं सही चैनल को सेलेक्ट कर रही हूँ या नहीं, ठीक है। अगर आप एक फार्मर को कोई भी चीज़ समझाना चाहते हैं और आप उसको डिफ़िकल्ट इंग्लिश के अंदर एक पैम्पलेट पकड़ा दें और कह दें इसको पढ़ लो और ये इसमें आपके नीड की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो आप जो चैनल यूज़ कर रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी ध्यान रखें। फेलियर टू यूज़ चैनल्स इन अकॉर्डेंस विद द ऑडियंस एबिलिटी, ठीक है। मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया, ठीक है, और मैं एक विलेज में गई जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो है फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पे मैं अपना ये जो सिस्टम है उसको स्टैब्लिश नहीं कर रहा, वहाँ पे मैं इसको पुट ऑन नहीं कर पा रही। मुझे वहाँ पे क्या ज़रूरत थी? मुझे ज़रूरत थी कि मैं वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड पे उनको समझाती, ताकि जहाँ पे किसी भी कंडीशन में उनको अपना मैसेज फॉरवर्ड कर पाती। जब मैंने पहले ही तैयार कर रखा कि नहीं मैं तो स्लाइड पे पढ़ाऊंगी, और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि मुझे बाय सम रीजंस मैं अपना स्लाइड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पा रही, तो मेरे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाए। हमें मुझे ऐसा सोचना है कि मुझे ऐसा चैनल सेलेक्ट करना है जो किसी भी कंडीशन में जो है आपको चीज़ें पहुँचा सके, ठीक है। फेलियर टू अवॉइड फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, तो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन में क्या आ जाता है आपका? जब आप किसी चीज़ को कभी भी किसी को कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला लोग, सामने जो आपके ऑडियंस हमेशा पॉजिटिव ऑडियंस होंगे, ऐसा नहीं है, नेगेटिव ऑडियंस भी हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल अपने जेस्चर यानी कि अपने एक्सप्रेशन को बिल्कुल नहीं बदलना है। सामने वाला कोई भी एक्सप्रेशन दे, आपको खुद पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही तरीके से मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं या नहीं। सामने वाला उसको किस तरह से ले रहा है वो अपना फीडबैक देगा, ठीक है। बैरियर्स और नॉइस इन कम्युनिकेशन चैनल, जैसे आपका रिटन मटेरियल के अंदर हुआ, मैनी पीपल स्पेशली इन रूरल एरिया कैन नॉट रीड, तो मैंने आपको बताया बहुत सारे बैरियर्स हैं आपके कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। जैसे आपका रिटन मटेरियल, आपने कोई रिटन मटेरियल दे दिया, गांव के लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। मीटिंग, ऑल पीपल मे नॉट अटेंड द मीटिंग, आपने कोई मीटिंग रख दी कहीं पे, ठीक है, और बहुत सारे लोग उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो वो एक बैरियर है। रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट, ऑल पीपल मे नॉट हैव द एक्सेस टू देम, यानी कि अब आपने कहा कि कोई चीज़ आप इंटरनेट, रेडियो या टेलीविजन पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास ये सोर्सेज है नहीं, तो क्या वो उनको ले पाएंगे? तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो आपके चैनल्स में आपको देखने को मिलते हैं जब आप अपने मैसेज को फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज, ठीक है, आपका मैसेज का ट्रीटमेंट क्या होगा? द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ मैसेज डील्स विद द हाउ टू सेंड द मैसेज थ्रू channels with maximum probability of reaching their intended destination। अब जरा ये समझ लीजिए, ये लाइन जो लिखी हुई है इसमें क्या कह रहा है कि आपका मैसेज, आपको अपना मैसेज ऐसा तैयार करना है कि वो आपके जो रिसीवर है उस तक एकदम इफेक्टिव तरीके से पहुंच सके, ठीक है। आप बहुत मेहनत करते हैं अपना मैसेज तैयार करने में, ठीक है, और वो मेहनत जो है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब आपका रिसीवर उसको प्रॉपरली डिकोड कर पाएगा, है ना। आपने एक मैसेज तैयार किया, आपने एक इनकोडेड मैसेज तैयार किया, एक चैनल के थ्रू उनको दिया, आपका रिसीवर अगर उसको समझ ही ना पाए, उसको डिकोड ही ना कर पाए, तो क्या फ़ायदा है ऐसी मेहनत का? तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह आपको देखना है कि आपका जो इंटरनेट डेस्टिनेशन यानी कि आप जिस तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वहाँ तक जो है वो आपका मैसेज सही तरीके से पहुँच जाए, ठीक है। ट्रीटमेंट हैज़ टू डू विद द वे ऑफ अ मैसेज इज हैंडल्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस एन ऑडियंस, यानी कि आपका जो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो किस तरह से हैंडल यानी किस तरह से प्रिपेयर करा गया है,
It relates to the technique or the details of the procedure or the manner performance essential to have expertise in presenting message. ठीक है, अब जरा ये समझिए इसमें क्या कह रहा है कि जब मैंने आपको कहा कि मैं आज आपको कम्युनिकेशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाऊंगी, या आप एक फार्मर के पास जाते हैं, उनको आप ये कहते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है पैडी के अंदर आप अपना खैरा डिजीज कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसमें जितना डिटेल और जितना बेसिक और जितना सिंपल तरीके से सामने वाले को समझा सकेंगे, वो चीजें उतनी ज्यादा इफेक्टिव होएगी। ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको खुद उस चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ तो पहले मुझे वो चीज अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी तो मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगी। अगर मुझे खुद ही वो चीज ढंग से नहीं आती है, आपने सामने से कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर तो मैं ऐसे सोचूंगी कि भाई क्या इसका आंसर दूं, तो क्या ये सक्सेसफुल या क्या इफेक्टिव रहेगा। तो इसलिए जो भी मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो मैसेज जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होना जरूरी है, यानी कि बहुत सही तरीके से पहुंचना जरूरी है। ट्रीटमेंट डील्स विथ डिजाइन ऑफ मेथड्स फॉर प्रेजेंटिंग मैसेज। द पर्पज ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू मेक द मैसेज क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड रियलिस्टिक टू द ऑडियंस। ओके, The following are the three categories based on useful for varying treatment, यानी कि आपके अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे आप अपने डिफरेंट कैटेगरी, जिस तरह आप अपने मैसेज को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, मैटर्स ऑफ जनरल डीलिंग, एग्जाम्पल रिपीटिशन ऑफ और फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंशन्ड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज क्रोनोलॉजिकली कंपेयर्ड टू द लॉजिक कंपेयर्ड टू द साइकोलॉजिकल, यानी कि आप जो अपना चीजें, अगर मैं आपको कोई सब्जेक्ट समझा रही हूँ, ठीक है, तो उसका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगा, उसको मुझे कितनी बार चीजों को रिपीट करनी है, उसको किस तरीके से आपको समझाना है। ठीक है, वो चीजें ज्यादा जरूरी है। कंट्रास्ट ऑफ आइडिया का मतलब क्या होता है कि आप जो है उस आइडिया यानी उस अप्रोच, अगर मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ तो इसका मुझे हर एक फील्ड में, यानी कि इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, जो मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकती हूँ, वो मैं आपको दूंगी ताकि आप इससे रिलेट कर पाए। मैटर ऑफ स्पीकिंग एंड एक्टिंग, एग्जाम्पल लिमिट द स्कोप ऑफ मैसेज टू फ्यू बेसिक आइडियाज एंड टू द टाइम अवेलेबल। ठीक है, अब जरा ये सोचिए कि आपको ना कोई चीज जो होती है मैंने आपको पढ़ के बता दी, ठीक है, अब मैंने आपको एग्जाम्पल देके पढ़ा दिया, ठीक है, और वही चीज होता है कि मैं कुछ उसको एक होता है ना कि एक उसमें एक्टिंग मोड भी, देखिए सिर्फ पढ़ाना एक मैसेज, एक ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चल के जब आप फार्मर्स को किसी चीज के, किसी क्रॉप के बारे में कुछ चीजें बता रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप कुछ चीजें करके दिखाते हैं ना, तो फार्मर जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, मैटर ऑफ स्पीकिंग एंड एक्टिंग। मैटर ऑफ सिंबल वेरिएशन एंड डिवाइसेस फॉर रिप्रेजेंटिंग आइडियाज, एग्जाम्पल रियल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल, स्पेसिमेंस, फोटोग्राफ, चार्ट्स एक्सेट्रा। यानी ट्रीटमेंट के अंदर क्या है कि आप जो है क्या डिवाइसेस यूज कर रहे हैं सामने वाले को समझाने के लिए। ठीक है, तो आप उसमें रियल ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, यानी कि अगर आप फार्मर को समझाए तो आप फील्ड में जाके प्लांट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स, यानी कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स मॉडल्स दिखा सकते हैं। कुछ आपने देखा हो जब आप स्कूल में रहे होगे तो कोई आइडिया के ऊपर अपने मॉडल, थर्मोकॉल के ऊपर मॉडल तैयार किया होगा, हाँ इस तरह का इसको प्लॉट किया जाए तो आपका इतनी एफिशिएंसी रहेगी वो। ठीक है, स्पेसिमेंस, फोटोग्राफ्स यूज करते, चार्ट्स यूज करते, तो ये सब क्या, ये सब आपको हेल्पफुल होता है किसमें, आपके मैसेज के ट्रीटमेंट में। ठीक है, अगला क्या है, ऑडियंस। अब आए किस तक वो चीज को पहुंचानी है, तो वो है अगर ऑडियंस। ऑडियंस पीपल आर द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज ऑफ द डेवलपमेंटल मैसेज and assumed to be in a position to gain economically, socially and other ways by responding to the message in a particular way। यानी कि आपके ऑडियंस क्या है, फाइनल बेनिफिशियरीज हैं जिनको ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है और वो इस मैसेज को सही तरीके से ले पा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ बता दिया, आपने उसको सही तरीके से लिया तो आप तक मैंने ये मैसेज पहुंचा दिया, यहाँ तक चीज़ें खत्म होती है और उसके बाद आपने इस मैसेज को डिकोड किया, यानी कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई और अब आप अपना रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि जब आपको समझ पड़ेगी तभी तो आप अपना रिस्पॉन्स दोगे कि हाँ मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल था। अगर मैं किसी फार्मर को कोई चीज़ जाकर समझा रही हूँ कि हाँ सर आपको जो है अपना जो ये इरिगेशन सिस्टम बदल के दूसरा इरिगेशन, यानी कि आपको ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहिए, जब मैं उसको सही तरह समझाऊंगी वो कन्विंस होगा तभी तो वो अप्लाई करेगा। जब वो अप्लाई करेगा तभी तो समझ में आएगी कि इसमें सच में कोई फ़ायदा है या नहीं है, उसको अप्लाई करने में उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपके ऑडियंस में। ऑडियंस क्या होता है, आपको फाइनल बेनिफिशियरी, जहाँ तक आप चीज़ों को पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, द मोर होमोजेनियस एंड ऑडियंस द ग्रेटर द चांस ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, होमोजेनिसिटी जो होती है ऑडियंस के अंदर, वो आपका मैसेज कितना सक्सेसफुल है उस पर डिपेंड करता है। होमोजेनिसिटी का मतलब क्या है कि अगर
मैं एक ऐसे फार्मर को, मैं ऐसे ग्रुप ऑफ फार्मर्स को पढ़ा रही हूँ जिनके आज ऐसे ग्रुप ऑफ फार्मर्स को एक आइडिया दे रही हूँ जिनको सच में सब, जिसमें मैक्सिमम लोगों को इरिगेशन की दिक्कत है, मैक्सिमम लोगों को जो डिजीज की दिक्कत है, मैक्सिमम लोगों को एक पर्टिकुलर स्कीम के बेनिफिट्स चाहिए है। तो जितना ज़्यादा होमोजेनियस यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे उतना सक्सेसफुली आपका मैसेज जो है वो पहुंचेगा। द अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ऑडियंस इज यूजफुल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑडियंस, अवेलेबल ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस। ठीक है, तो ज़रा ये समझिए कि ये तीन चीज़ क्या है, पोटेंशियल ऑडियंस क्या है, अवेलेबल ऑडियंस क्या है, या फिर एक्टिव ऑडियंस क्या है। ठीक है, पोटेंशियल ऑडियंस क्या होता है कि मैंने जब एक मैसेज प्रिपेयर किया, जब मैंने एक चीज़ प्लान करी, तो मुझे ये पता है कि इस गांव में जो है 10 फार्मर है या 15-20 फार्मर है जिनको ये चीज़ें बतानी, मैंने 10 लोगों को मैंने सोच रखा है, तो ये पोटेंशियल फार्मर्स है जिनको इस चीज़ को रिक्वायरमेंट है। एक्टिव अवेलेबल ऑडियंस मतलब कि जब मैं ये मैसेज उनको दे रही हूँ, अब मैंने ये क्लास लगाई, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज एंट्रांस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन और बहुत सारे बच्चे जो हो जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल भी किया, पर हो सकता है 7 बजे वो अवेलेबल ना हो, है ना, तो वो लाइव सेशन जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक्टिव ऑडियंस का मतलब क्या होता है, जो लोग अभी जब मैं ये मैसेज को फॉरवर्ड कर रही हूँ वो उस वक्त अवेलेबल है फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, यानी कि ऐसा नहीं है, या मैं साइकोलॉजिकली का मतलब ये होता है कि आप क्लास, अगर आप सुनिए, आप एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आपके प्रोफेसर आपको पढ़ाया जा रहा है और आपने उसके एक बात पे भी ध्यान ना दिया, ठीक है, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, आपने एक बात पे भी ध्यान नहीं दिया, तो आप फिजिकली तो प्रेजेंट हो, यानी शरीर यहाँ है लेकिन दिमाग कहीं और है, ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो आपका एक्टिव ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ऑडियंस जो होता है वो फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, तब जो होता है आपका मैसेज का रिस्पॉन्स प्रॉपर आ पाता है। ठीक है, 6 क्या है आपका, रेस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस या फिर फीडबैक। ठीक है, जब आप एक्टिव रहेंगे, चीज़ें समझेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये बेनिफिशियल था भी आपके लिए या नहीं, आपको लग रहा है कि हाँ मैम ने सही पढ़ा है। जब आपने पूरा बात सुना होगा तब तो आपको पता चलेगा, तो वो चीज़ें हैं। गोल ऑफ फीडबैक इज टू गेट कंफर्मेशन ऑफ योर मैसेज, यानी कि जो आपका मेजर फीडबैक क्या है कि आपका जो इंटेंशन था वो पूरा हुआ है या नहीं। मैंने आपको ये पढ़ाया, मेरा इंटेंशन ये था कि बच्चों का ये टॉपिक तो आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि इसके बाद वो इस टॉपिक में ज़्यादा समय, जो एक बार रिवीजन के लिए बैठे तो ठीक, वरना और समझने के लिए समय तो बिल्कुल ना ज़ाया करें अपना। ठीक है, दिस इज द टर्मिनेटिंग एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, responses by the audience to message received in the form of action of some degree mentally and physically। ठीक है, तो जनरली जो आप रेस्पॉन्स दे रहे होते हैं वो आपका जो भी फीडबैक होता है, जो आप अपना रिसीवर जो होता है वो आपने सेंडर तक पहुंचा रहे होते हैं, ये फाइनल स्टेप होता है, तो ये होगा आपका रेस्पॉन्स। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग अ मैसेज इट मे बी जनरली एक्सपेक्टेड दैट द ऑडियंस रेस्पॉन्स विल बी वाइडली वेरिड। अच्छा ये समझिए आप, मैंने आपको पढ़ाया तो मैं ये उम्मीद तो नहीं कर सकती कि हर बच्चा कहेगा वाह मैम आपने तो क्या सुपर पढ़ाया है, या अगर मैं एक फार्मर को पढ़ा रही हूँ या फार्मर को समझा रही हूँ तो वो हर फार्मर मुझसे कहे नहीं आप सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल अपनी इरिगेशन का तरीका बदलना चाहिए। तो जो रेस्पॉन्सेज हैं, जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले की जो अंडरस्टैंडिंग है या सामने वाले की नीड है या सामने वाले की समझ पड़ी या नहीं पड़ी। ठीक है, द फॉलोइंग गिव्स एन आइडिया ऑफ पॉसिबल वैरायटी ऑफ रेस्पॉन्स दैट मे बी अंडरस्टैंडिंग वर्सेस नॉलेज, यानी कि देखिए आपको कोई अगर चीज़ समझाई जा रही है वो आप तभी समझ सकते हैं जब आपको उस लेवल का नॉलेज है। ठीक है, दूसरा एक्सेप्टेंस वर्सेस रिजेक्शन, मैंने आपको कोई चीज़ समझाई, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करना है, यानी अगर मैं आपसे कह रही हूँ आप 7 बजे रोज़ मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तब जब आप 7 बजे अवेलेबल होंगे। ठीक है, वो फार्मर उस टेक्निक को एक्सेप्ट करेगा तब जब उसको लगेगा कि हाँ मुझे सच में इसको चेंज करने की ज़रूरत है। रिमेंबरिंग वर्सेस फॉरगेटिंग, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने कहा मैम हाँ मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा था मैडम, पर क्या हुआ ना एग्जाम में मैं भूल गया। ठीक है, तो ठीक से पढ़ा होता तो नहीं भूलता ना, लेकिन आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, आपको लगा कि हाँ मैम के साथ तो बैठ तो गए, मैम 4 घंटे की क्लास लो, 10 घंटे की क्लास लो, हम 10 घंटे बैठेंगे आपके साथ, पर याद तो आपको कुछ भी ना रहा, एफिशिएंसी 0। मेंटल वर्सेस फिजिकल एक्शन, यानी कि मेंटल का एक्शन मतलब क्या कि मैंने आपको पढ़ाया, जब मैं एक फार्मर को कुछ बताती तो उसने सोचा तो, बट उसने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, उसने चीज़ें ली पर उसने अपने फार्म पे अप्लाई नहीं किया। मैंने आपको पढ़ाया, आपने सुना, ठीक है, तो मैंने आपको ये कहा कि इसके बाद जाके ना इसको पूरा रिवाइज कर लेना और इस पूरे नोट्स का जो हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे उसको एक पेज में लिख के अगले दिन मुझे आके दिखाना। ठीक है,
आपने सुन लिया, हाँ हाँ मैम पक्का करेंगे ऐसा, घर गए, चैप्टर बंद, क्लास बंद, गए खाया पिया, अगर दूसरे काम पे स्विच ऑन हो गए, ठीक है। राइट वर्सेस रॉन्ग, ठीक है। तो आपका फीडबैक जो होता है राइट रॉन्ग दोनों हो सकता है। कुछ लोगों को मेरी बताई हुई बातें सही लग सकती है, कुछ लोगों को मेरी बताई हुई बातें गलत लग सकती हैं, ठीक है। तो दोनों एक्सपेक्ट में जो एक सेंडर होता है उसको तैयार रहना होता है कि उसके फीडबैक कैसे भी आ सकते हैं। पर क्या करना है कि कम्युनिकेटर जो होता है, जो सेंडर होता है, उसको अपना जो चीज़ें हैं उसको हमेशा सही बनाए रखना है, ठीक है। आप ये नहीं कि अगर फीडबैक खराब आ रहा है तो अब हम आगे से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, नहीं, हम उस नेगेटिव फीडबैक पर काम करेंगे और अगली बार कोशिश करेंगे क्या कि अगली बार हम कोशिश करेंगे ये जो नेगेटिव फीडबैक है इस पे हम वर्क अपॉन करके उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन क्या क्या है आपके कम्युनिकेशन में? वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स है आपका। सिमेंटिक बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स में क्या आता है? द बैरियर्स, द कम्युनिकेशन बैरियर्स व्हेरेइन पीपल अटैच डिफरेंट मीनिंग टू द थिंग्स, ठीक है। एक बैरियर आपका क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ लेकिन आप उसका कुछ और मीनिंग निकाल दे रहे हैं अपने दिमाग से, तो वो क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर। तो कहीं ना कहीं मैं तो आपको अच्छी चीज़ें सिखा रही थी लेकिन आप उसको गलत वे में ले गए, ठीक है। जब अगर आपको क्या होता है कि बहुत सारे आप जो होते हैं कि आप दकियानूसी बातों पे भरोसा रखते हैं, ठीक है। बहुत सारी आप पुरानी विचारधारा वाले लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें लगता है कि नहीं लड़कियों को तो बिल्कुल हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, नहीं अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो ये चीज़ें। और मैं आपको क्या समझा, नहीं आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जैसे आपके बेटे हैं वैसे ही आपकी बेटियां हैं। मैं आपको ये बातें कह रही हूँ लेकिन आप उसको क्या ले रहे हैं कि नहीं इसे तो हमारी बेटी बिगड़ जाएगी, ये तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है ना। तो इस चीज़ है ना, तो ये क्या होता है जब आप एक मैसेज को गलत दूसरे मीनिंग दे देते हैं तो वो आपके क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। टेक्निकल बैरियर्स में क्या आता है? द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। यानी टेक्निकल बैरियर के अंदर क्या है कि हो सकता है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ उस वक्त आप कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं और व्यस्त हैं, ठीक है वो। और ग्रेप पॉइंट बैरियर क्या होता है? ग्रेप पॉइंट बैरियर होता है कि एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ रूमर, ठीक है। तो एक क्या होता है कि एक रूमर फैला देते हैं, यानी कि एक मतलब होता है कि मन घड़ंत बातें जो सच में एग्जिस्ट भी नहीं करती है, ठीक है, वो बातें आप फैला दें, ठीक है। वो बातें फैलाने से क्या होता है कि जब आप कम्युनिकेशन सेंड कर रहे होते हैं, अगर मैंने ये आपसे, अगर मैं एक एक्सटेंशन एजेंट हूँ, मैं आके आपको कहती हूँ कि आपको ये पर्टिकुलर सीड जो है आपको यूज़ करना चाहिए दुनिया, और आपने क्या होगा मन गढ़ंत बातें फैला दी कि ये तो जानबूझ के सीड जो है वो यूज़ करने बोले, इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा या कुछ ऐसा, तो कुछ रूमर्स जब आप ऐड कर देते हैं बातों के साथ तो वो आपको क्या ग्रेप वाइन बैरियर, उसको वो जो बैरियर क्रिएट होता है उसको आप क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन बैरियर कह रहे होते हैं। अगला क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC। ये कहाँ लोकेटेड है आपका? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूट आप याद रखिएगा कम्युनिकेशन के अंदर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लेता है, आपको टर्म दे देगा और आपको या फिर आपको स्टेटमेंट दे देगा और आपके ऑप्शन में 4 टर्म्स डाल देंगे और फिर आप सोचते बैठेंगे कि भाई क्या होगा। तो यहाँ पे आपके जितने टर्म्स इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे टर्म्स आपको यहाँ पे लाए हैं, आप आपको पढ़ के समझाते हैं, ठीक है। ईच इंडिविजुअल हैज सॉर्टेड एक्सपीरियंस एंड ऑफ बिलीव एंड वैल्यू एज एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हर इंसान जो होता है एक सोसाइटी में या हर एक मेंबर का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, एक बिलीव होती है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप अगर पढ़ा है, आपके पास पहला कोई एक्सपीरियंस है, तो वो आप क्या होंगे? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, यानी कि मैंने आपसे ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के मैंने जो है अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुँचा रहे होते हैं तो उस इंसान का कल्चर भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल मेंटेन्स कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट इज, तो ये होता है परसेप्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिब्सन जो साइंटिस्ट है उनके हिसाब से परसेप्शन जो होता है वो ये होता है कि मैंने ये एक विचार, मेरा एक विचारधारा, मैंने एक चीज़ सोची कि हाँ अगर मैं इस तरीके से आपको चीज़ें बताऊंगी तो आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल रिसीव्स स्टिमुलाई थ्रू वेरियस सेंसेस एंड इंटरप्रेट देम इज कॉल्ड परसेप्शन, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ क्यों लगी कि मुझे आपको इस तरीके से बताना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब बच्चों को आप उनके कंफर्ट जोन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं तो वो कहीं इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। वो आएंगे जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि समय की बर्बादी है, हम घर पे पढ़ लेंगे, या जब हमारे पास टाइम कंफर्टेबल रहेगा, तो वो आपका एक परसेप्शन है, ठीक है।
जनरली परसेप्शन का ये मीनिंग है, और बाकी गिब्सन के द्वारा ये मतलब है कि आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो अपनी विचारधारा बनाई है। फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ऑल इट्स एलिमेंट, इसको क्या कहता है, फिडेलिटी कहते हैं। ठीक है, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने जो कम्युनिकेशन किया है, ठीक है, वो कितना आपके जो ऑडियंस है उनको कितना उसमें विश्वास हो, यानी कितना वो लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए, ये क्या होता है, फिडेलिटी होता है। इस टर्म को क्या कहते हैं, फिडेलिटी कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज कम्युनिकेशन बाय एन एक्सटेंशन एजेंट एंड व्हाट हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड बाय द ऑडियंस, ये क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन गैप क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कम्युनिकेट्स व्हाट वाज कम्युनिकेटेड बाय एक्सटेंशन एजेंट एंड व्हाट द ऑडियंस एक्चुअली रिसीव्ड। ठीक है, मान लीजिए एक एक्सटेंशन एजेंट ने एक पर्टिकुलर स्कीम एक फार्मर को बताई, अब उन्होंने तो अपना पूरा 100% दिया और फार्मर ने उसको कितना परसेंट समझा, इसके बीच का जो डिफरेंस है। ठीक है, आप मान लीजिए एक एक्सटेंशन एजेंट ने 100% तरीका अपना लिया कि अपना जो मैसेज है वो प्रॉपर्ली फार्मर तक पहुंचा जाए, और फार्मर को उससे में से सिर्फ 30% 40% समझ में आया, तो आपका कम्युनिकेशन गैप कितना हुआ, 70-60%। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन गैप होता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड, रेफरेंस इज एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी का मतलब कि जब आप सामने वाले की परिस्थिति को समझ रहे हैं उसको क्या आप कहते हैं, एम्पैथी कह रहे होते हैं। ठीक है, आप सामने वाले की परिस्थिति जब समझ लेते हैं तब। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, ये होता है आपका चैनल कैपेसिटी होता है, यानी कि एक यूनिट में आप कितना जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो है। और आपका बैंडविड्थ क्या, आपका चैनल कैपेसिटी क्या होता है, बैंडविड्थ इनटू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ओमिटेड और एडेड इन अ नॉइसलेस चैनल इज नोन एज, तो उसको आप क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कह रहे हो। ठीक है, एक परफेक्ट चैनल के अंदर आप कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो वो 100% आपके रिसीवर तक पहुंची है, उसको क्या कहते हैं, आप रिडंडेंसी कह रहे होते। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन कॉग्निटिवली एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन्स बिहेवियर, ये क्या होता है, ये आपका होता है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और चॉइस इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो है ना आप याद रखिएगा, उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है आपको दिया हुआ है, डिग्री टू विच अ पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु कम्युनिकेट्स आर सिमिलर टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स सच एज बिलीफ, एजुकेशन, सोशल स्टेटस इज कॉल्ड होमोफिली। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, कुछ लोग जो एक तरह की विचारधारा रखते हैं, एक तरह का उनका माइंडसेट है, ठीक है, और एक तरह का एजुकेशन, एक तरह का सोशल स्टेटस है, उनको क्या कहेंगे आप, होमोफिली कहेंगे, यानी कि एक सिमिलर टाइप ऑफ पीपल। डिग्री टू विच पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरैक्ट हैव डिफरेंट इन सर्टेन एट्रीब्यूट्स, यानी कि अगर कुछ लोग जो अलग अलग विचारधारा रखते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप से हैं, तो वो क्या कहा जाएंगे, वो कहा जाएंगे हेट्रोफिली कहेंगे उनको। ठीक है, हेट्रोफिलस कम्युनिकेशन बिटवीन डिसिमिलर इंडिविजुअल में कॉज कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, तो जो आपका हेट्रोफिलस कम्युनिकेशन है डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में, वो आपका कॉग्निटिव डिसोनेशन जो है क्रिएट कर रहा है। टर्म हेट्रोफिली एंड होमोफिली वाज गिवन बाय लेसरफेल्ड एंड मर्टन, ये दोनों टर्म किसने दिया था, आपका लेसरफेल्ड और मर्टन ने दिया था। डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स बिलीव, वैल्यूज एंड बिहेवियर थ्रू वर्ड्स, जेस्चर एंड इमेज, ये क्या होता है, आपका प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है कि हमने किस तरीके से सोच रखा कि हमारा ये तरीका होना चाहिए सामने वाले को कुछ चीज़ बताने का, तो अब क्या होता है कि हम उसी तरीके जो मटेरियल है वो यूज़ करते हैं, उसी तरीके का आपका जेस्चर रखते हैं, ठीक है, उस तरह का ट्रीटमेंट रखते हैं अपने मैसेज का, तो ये हमारा प्रोपेगेंडा कहलाता है। ठीक है, आगे देखते क्या हो रहा है, पब्लिसिटी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड प्रोपेगेंडा ऑफन सप्रेस द ट्रूथ। ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेज, ये क्या होता है आपका, जो आपका स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड और लैंग्वेज, उसको कब कहते हैं, सिमेंटिक्स, उसको क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं। द रूल ऑर्डर ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं, सिंटेक्स कह रहे होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ स्पीच, इसको आप कहते हैं मॉर्फीम्स, मॉर्फिनिम्स।
ठीक है, मॉर्फीम्स कहते हैं, ठीक है, जो आपका एक स्पीच का सबसे छोटा मीनिंगफुल जो सेंटेंस है वो आपको उसको क्या कहेंगे, मॉर्फीम्स कह रहते हैं। ऑकवर्ड वर्बल रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एंथिक्स। ऑकवर्ड वर्बल रेस्पॉन्सेस क्या होता है कि जब हम आपको कुछ चीज़ें समझा रहे हैं और आपका रेस्पॉन्स कुछ ऐसा है जो कि मतलब नॉट ईजी टू टेक है, ठीक है, यानी कि आपको सही नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा अजीब फील हो रहा है उसको देख के। ऑकवर्ड नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेसिस, ठीक है, जब आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं या आप कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि ओह गॉड ये क्या है, ठीक है, एक होता है ना आप एक्सप्रेशन के तौर पे नॉन वर्बल एक्सप्रेशन को दिखा के जब आप एक ऑकवर्ड जो होता है रेस्पॉन्स शो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, काइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आप जो है बोलते तो है नहीं या आप वर्ड्स का यूज़ तो कर नहीं होते हैं, तो टच के बेस पे जो होता है आपका कम्युनिकेशन उसको आप कहते हैं हैप्टिक। टाइम के बेस में होता है उसको आप क्रोनेमिक्स कहते हैं। वॉइस के बेस पे जो होता है उसको आप कहते हैं वोकैलिक्स। आई के बेस पे क्या होता है वो आपका ऑक्यूलेसिक्स होता है, यानी कि आप अगर किसी इंसान को घूर के देखें या आप होता है ना कि अगर आपको आप उदास है तो आपकी आंखों में वो चीज़ें दिख जाती है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं, ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं, ठीक है। अ बॉडी टाइप कैरेक्टरिस्टिक बाय थिन डेलिकेट बिल्डिंग इज कॉल्ड एक्टोमॉर्फ। Body type characterized by short plumped person is called endomorph. Muscular individual is called mesomorph, ठीक है। अगर एक कम्युनिटी है जिसमें पतले डेलिकेट आपके जो है रिसीवर्स हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, एक्टोमॉर्फ कहेंगे। अगर छोटे प्लम्प पर्सन्स आपके जो है रेस्पॉन्स जो आपके ऑडियंस है तो आप उसको एंडोमॉर्फ कहेंगे, और इनके बीच के यानी कि मीडियोकर पीपल्स उनको आप क्या कहेंगे, मेसोमॉर्फ कहेंगे, ठीक। अब जरा समझ लीजिए क्या कहा गया है यहाँ पे, द स्टडी हाउ पीपल यूज एंड परसीव द फिजिकल स्पेस अराउंड देम इज कॉल्ड, यानी कि उसको आप क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं कि एक इंसान अपने आसपास के वातावरण को कैसे लेता है, कैसे उसको इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, ठीक है। इंटीमेट डिस्टेंस रेंज जो होता है टचिंग इज अबाउट 18 इंचेस या 46 सेंटीमीटर, यानी कि इंटीमेट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि कितने हद तक आप किसी को टच, मतलब कितने क्लोज आप किसी के हो सकते हैं। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप कितने जो आपका डिस्टेंस है वो आपको कितना मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो टचिंग अगर आपको है तो आप 8 इंचेस से दूर होकर आप इंसान को टच करके उस चीज़ को समझा सकते हैं। इंटीमेट डिस्टेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम लवर्स, चिल्ड्रन, क्लोज फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड पेट एनिमल्स, ठीक है। इंटीमेट डिस्टेंस क्या होता है कि बहुत ही क्लोज आके आप इतना क्लोज जाके किसी को भी टच नहीं कर सकते, ठीक है, अदर देन वो आपके रिलेटिव हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो या आपके लव्ड वंस हो, आपका पपी हो, ठीक है, तो उनको आप बहुत ही क्लोज रख के अपना जो होता है इमोशंस जो है उनसे शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। पर्सनल डिस्टेंस ये तो हो गया आपका इंटीमेट डिस्टेंस। इंटीमेट डिस्टेंस की रेंज क्या होती है, 18 इंचेस होती है। ये ध्यान में रखिएगा, कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटीमेट डिस्टेंस की रेंज क्या होती है, पर्सनल डिस्टेंस की रेंज क्या होती है, ठीक है, सोशल डिस्टेंस की रेंज क्या होती है। तो यहाँ पे आपको सारे डिस्टेंस जो है वहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। पर्सनल डिस्टेंस जो होता है बिकम्स आर्म लेंथ अवे, यानी कि एक हाथ की दूरी पे, ठीक है, तो वो 46 सेंटीमीटर तक होता है, और 46 सेंटीमीटर से लेके आपका 4 फीट तक, यानी कि 122 सेंटीमीटर अवे, यानी कि आप जो होता है आप अपना पर्सनल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना है, वो आपका पर्सनल डिस्टेंस होगा। ये आपका कहाँ पे होता है, कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, टू चैट विद एसोसिएट एंड इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। जब आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप है, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे आप एक क्लोज ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक मीटिंग बिठा रखे हैं, तो वहाँ पे आप पर्सनल डिस्टेंस जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। सोशल डिस्टेंस क्या होता है, 4 से 8 फीट, यानी कि 1.2 मीटर्स टू 2.4 मीटर्स, इतना डिस्टेंस आपका करना है सोशल डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। और ये डिस्टेंस अब क्या, स्ट्रेंजर्स, न्यूली फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड न्यू एक्वेंटेंस के बीच में, यानी कि जब आप किसी इंसान से नया नया मिलते हैं तो आप थोड़ा उससे दूर रह के बात करते हैं, थोड़ा स्ट्रेंजर्स या सोशल जगह पे जहाँ पे आपकी नॉलेज पहले से नहीं, यानी आप उनको जानते नहीं पहले से, वो एकदम न्यू जगह है आपका, तो वहाँ पे आपको एक सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। पब्लिक डिस्टेंस क्या होता है, पब्लिक डिस्टेंस आपका 8 फीट से ज़्यादा होता है, ठीक है, 8 फीट से ज़्यादा। पब्लिक डिस्टेंस यूज फॉर स्पीचेस, लेक्चर्स एंड थिएटर्स,
ठीक है। जब आप स्पीच दे रहे होते हैं वहाँ पे आपके ऑडियंस बैठे होते हैं, नीचे आपके ऑडियंस बैठे, आपका पोडियम कहीं और तैयार होता है, सेमिनार कहीं और, तो उसके बीच में आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। वो होता है आपका जो होता है वो आपका पब्लिक डिस्टेंस होता है, वो कम से कम 8 फीट का जो होता है वो डिफरेंस आपको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप स्पीच दे रहे हैं या आपका लेक्चर या थिएटर, तो उसमें बड़े बड़े साउंड्स लगे हुए होते हैं, तो आप उसके एकदम पास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो आपको समझ में आ जाता है, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना होता है। ठीक है, अगर कोई मैसेज वो नॉइस में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे? अगर उसकी वॉल्यूम तेज कर दी जाए तो। अगर मैं आपको बहुत ही प्यारी बात बहुत ही जोर से चिल्ला के बोलूं तो क्या वो आपको पॉजिटिव लगेगा? नहीं ना, वो कहेंगे ना मैम, अरे मैम थोड़ा धीरे बोलो यार, हमको सुनाई देता है। ठीक है, तो ये होता है कि जो आपका पब्लिक डिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि आप जब कोई लेक्चर दे रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, तो उसमें एक जो 8 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस जो है अपना मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, आपके वेरियस डिस्टेंस के क्या क्या रेंजेस हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपकी पूरी क्लास। कम्युनिकेशन को मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो तब तक आप इसी तरह चैनल पे बने रहिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर